मातृत्व यानी कि किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद पल। नमस्कार, इसी पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और किसी भी परिवार के लिए सबसे अहम और सुखद पल वो होता है जब उसके घर के आंगन में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजती है। पर कई बार कुछ महिलाओं में कुछ कारणवश इस तरह की खुशी उनके नसीब में नहीं आ पाती है। पर अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जरिए आप इस सुख को पा सकती हैं। आप भी मां बन सकती हैं। और इसी पर यानी कि आईवीएफ और निसंतानता आईवीएफ तकनीक के बारे में बिल्कुल बारीक में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में इस समय बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके उनका परिचय आप तक करवा देती हूं। डॉक्टर नितिश मोडिया हमारे साथ हैं, जो कि चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इंदिरा आईवीएफ उदयपुर। डॉक्टर राम्या मिश्रा हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, इंदिरा आईवीएफ कानपुर से हैं। डॉक्टर नवीना सिंह हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, ये भी इंदिरा आईवीएफ मुंबई से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और तमाम वो कॉलर्स जो हमारे नंबर इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉल करिए हमें और अपने किसी भी सवाल का जवाब हमारे इन एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नितिश, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आईवीएफ तकनीक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार है, लेकिन मैं और मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आविष्कार आखिर हुआ क्यों है और कैसे किया गया है। इसका चलन बहुत बढ़ गया है। आखिर क्या इतनी जरूरत पड़ी कि इस तकनीक को मेडिकल में लाया गया? आईवीएफ जो तकनीक है जिसका आविष्कार 1978 में हुआ था, वो इस चीज को ध्यान में रखे हुआ था कि जिन महिलाओं की जो ट्यूब्स हैं वो जब बंद हुआ करती थी तो उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था सिवाय कि लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की ऑपरेशन करवाने के अलावा। और काफी समय दूरबीन का ऑपरेशन कराने के बावजूद भी वो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती थी, और इस वजह से आईवीएफ तकनीक का आविष्कार हुआ। उससे पहले कि हम ये जाने आईवीएफ तकनीक क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं कि नेचुरली बच्चा कैसे कंसीव होता है। तो नेचुरली औरत के अंडाशय से एक अंडा जो है वो ट्यूब के अंदर आ जाता है, वहीं पर उस अंडे का शुक्राणु से मिलन होता है और एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। 3 से 4 दिन में ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय तक आके गर्भाशय में चिपक जाता है और 9 महीने यहाँ पर पलता बढ़ता है और डिलीवरी के जरिए ये बाहर निकल जाता है। किसी भी कारणवश अगर अंडे और शुक्राणु का मिलन ट्यूब्स के अंदर नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ टेक्निक उनके लिए यूजफुल है। आईवीएफ टेक्निक में महिला के अंडाशय से अंडे बाहर निकाले जाते हैं, लेबोरेटरी में उसके पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाया जाता है और 3 से 5 दिन में ये जो भ्रूण है वो महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ट्यूब की चलते इस तकनीक का आविष्कार हुआ, बट आजकल काफी सारी प्रॉब्लम्स इस टेक्निक से केटर हो पा रही है क्योंकि इसमें काफी एडवांसमेंट हो गया है। जी, तो ये माना जाएगा कि अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार है जिसने अब तक दुनिया भर में कई निसंतान महिलाओं को मां बनाया है, मां बनने का सुख प्रदान किया है। डॉक्टर राम्या, पिछले कुछ सालों से देश में जो इनफर्टिलिटी का जो लेवल है, समस्या है, वो काफी बढ़ती चली गई है। इसके बढ़ने के पीछे के आपको कारण क्या लगते हैं? देखिए, पिछले कई सालों से इनफर्टिलिटी की समस्या वाकई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका जो मेन रीजन है वो है हमारा आजकल का लाइफस्टाइल। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खाने पीने का जो तरीका है उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज और जो भी हमारी रहने सहने के तरीके होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आजकल हम लोग देखते हैं, लेट मैरिजेस। जैसे लेडीज आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं। शादी की जो पहले उम्र हुआ करती थी 20 से 25 साल के बीच में होती थी, आज वो हमारी उम्र बढ़ करके 25 से 30 के बीच में आ चुकी है, जिसकी वजह से जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि उम्र के साथ में महिलाओं की जो क्षमता होती है, प्रजनन क्षमता होती है, ये कम हो जाती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे इनफर्टिलिटी के ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा आजकल हम लोग देखते हैं स्ट्रेस लेवल, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हम सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को लेट आ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या की। जी, डॉक्टर नवीना, कई महिलाओं में अधिक उम्र के कारण पीरियड्स बंद हो जाते हैं, और क्या ऐसी महिलाएं मां बन सकती हैं आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, ऐसी महिलाएं बिल्कुल मां बन सकती हैं और मेनोपॉज एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन इसके पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक महिला और पुरुष में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। एक पुरुष अगर नॉर्मल है तो वो चाहे जितने भी उम्र का हो जाए, उनके अंडकोश में शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं और इनके वीर्य के सैंपल में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हर महिला जन्म से ही एक फिक्स्ड और निर्धारित अंडों के साथ जन्म लेती है। जन्म के समय ये अंडों की संख्या अंदाजन 3 लाख के करीब होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 300 से 500
अंडे जो होते हैं ये एक महिला के पूरे प्रजनन जीवन यानी कि उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है ये अंडों की संख्या में गिरावट शुरू हो जाती है। 30 से 32 साल की उम्र में ये अंडों में गिरावट शुरू होती है। महिला जब 35 इयर्स की होती है तो ये जो गिरावट है ना सिर्फ संख्या में होती है, उन अंडों की क्वालिटी में भी होती है। और 45 और 50 की उम्र में ये अंडों की जो गिरावट है ये पूरी तरह से हो जाती है और महिला को माहवारी आनी बंद हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें जन्म से ही कम अंडे निर्धारित होते हैं, तो ऑब्वियसली इनके अंडों की जो गिरावट है वो समय से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। 40 इयर्स के उम्र के पहले इन महिलाओं को माहवारी आनी बंद हो जाती है। इस कंडीशन को हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। तो ऐसी महिलाओं को जिनको समय से ही पहले माहवारी बंद हो जाती है तो इनमें हार्मोन का अभाव होता है, यानी कि हार्मोन कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल बच्चेदानी की अपेक्षा साइज में काफी छोटी होती है। ऐसी महिलाओं को अगर हम 2 से 3 महीने तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की गोलियां दें तो इन्हें एक नॉर्मल मेंसेस लाया जा सकता है, इनकी थैली को स्वस्थ किया जा सकता है और डोनर एग के सहायता से इन्हें संतान प्राप्ति कराई जा सकती है। तो हमारी वो महिला दर्शक जो इस समय टेलीविजन देख रही हैं और पीरियड्स जिनको आने बंद हो गए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि पीरियड्स ना आने के बाद भी आप IVF इस तकनीक से मां बन सकती है। चलिए हमारे इस प्रोग्राम में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राजेश गोरखपुर से। राजेश, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमें बच्चा नेचुरली कंसीव नहीं हुआ, हमने 3 बार IUI करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमें अब क्या करना चाहिए मैम? देखिए, IUI जो टेक्निक है राजेश जी वो आजकल काफी कॉमन हो गई है। मतलब किसी भी निसंतान दंपति को कंसीव नहीं हो रहा है और अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चलो एक बार IUI ट्राई कर लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। IUI टेक्निक में आपको एक सिंपल शब्दों में बताऊं क्यों आविष्कार हुआ था। जिन पुरुषों के जो शुक्राणु की मात्रा है वो 15 मिलियन पर ml, जो कि WHO का क्राइटेरिया है, उससे अगर कम हो तो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो IUI से उनको थोड़ा सा नेचुरल से ज्यादा मदद मिलती है। IUI तकनीक में पति के शुक्राणु लेके उसको वॉश करके महिला के गर्भाशय में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल प्रोसेस ही है। पर क्योंकि इसका यूज काफी ऐसा हो गया है कि भाई नहीं हो रहा है तो IUI करा लो, ये नहीं हो रहा है तो वो करा लो, बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली उस कपल की प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए कौन सी टेक्निक का सिलेक्शन करा जाए। आपकी केस की अगर बात करें, अगर आप 3 से 4 बार IUI से नहीं कंसीव कर पाए हैं तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो IVF के लिए ही जाना पड़ेगा। तो आप IVF या टेस्ट बेबी तकनीक के लिए जा सकते हैं। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। और वो तमाम कॉलर जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत कॉल कीजिए। डॉक्टर राम्या, निसंतानता जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप माना जाएगा। इन दंपतियों को ये पता भी नहीं चल पाता है कि वो क्या कारण है ऐसे जिससे वो इस स्थिति से गुजर रही हैं। जांच करवाएं तो किस तरह से करवाएं, क्या होता है सही प्रोसेस? आप बताएं कि जांच किस तरह से सही तरीके से करवानी चाहिए। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और शादियों के उनके कई साल बीत चुके होते हैं, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, बहुत से टेस्ट भी करवा चुके हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछो कि प्रॉब्लम क्या बताई है आपको, तो किसी को नहीं पता होता है। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम बताई जा रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कम से कम अगर हम लोग महिला या स्त्री दोनों के टेस्ट साथ में करें, और सिर्फ 4 टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कर लें तो हमें ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है, जिसमें हम लोग 4 चीजें देखते हैं कि स्पर्म की नंबर कितना है, उनकी गुणवत्ता या फिर उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, या फिर क्षमता कितनी है। इसके अलावा अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है उनके बॉडी में एग्स का बनना या अंडों की स्थिति क्या है, अंडों की नंबर कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंडों की संख्या अच्छी होती है लेकिन अंडा फट नहीं रहा होता, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। कभी कभी अंडाशयों में खून की गांठें होती हैं या फिर सिस्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से अंडे जो होते हैं समय से नहीं फट पाते हैं, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। अगर हम ये जान लें कि हमारी ट्यूबें खुली हुई हैं कि नहीं,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ट्यूमर को जांचने के लिए हमारे पास में HSD या फिर हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट अवेलेबल है, या फिर हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी इनको चेक कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्त्रियों के लिए होता है वो होता है उनके गर्भाशय की स्थिति या फिर यूट्रस की कंडीशन क्या है। हम लोग सोनोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं कि गर्भाशय में कोई फाइब्रॉइड्स या फिर बड़ी बड़ी रसोलियां तो नहीं है। इसके अलावा गर्भाशय की जो परत जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं अपनी भाषा में, एंडोमेट्रियम की क्या स्थिति है। अगर हम इन 3-4 बातों को जान लें तो हमें डे 1 पे मालूम पड़ जाता है कि रीजन क्या है कि बच्चा नहीं हो रहा है, और उनका इलाज हम सही तरीके से करें तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी संभव हो जाती है। तो डॉक्टर रामिया से हमने जाना कि पुरुष भी निसंतानता का कारण बन सकते हैं। ऐसे में जो सवाल उठता है सबसे बड़ा वो यही है कि जिन पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा कम होती है, क्या उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर रमना ने हमें बताया कि निसंतानता महिला कारणों और पुरुष कारणों दोनों की वजह से हो सकती है। 30 से 40% जो निसंतानता है वो पुरुष कारणों की वजह से होती है। WHO द्वारा जो निर्धारित नॉर्मल शुक्राणुओं की संख्या है वो 15 मिलियन प्रति ml है। तो जिन पुरुषों में शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन या इससे अधिक है वो नॉर्मल प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनकी संख्या 10 से 15 मिलियन प्रति ml है तो ये IUI तकनीक का भी लाभ उठा सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर इससे भी कम है या मान लीजिए 5 मिलियन पर ml है, तो ये जो पुरुष हैं वो IVF की एक एडवांस टेक्निक है ICSI, इसका उपयोग करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। ICSI प्रक्रिया में हम पुरुष के जो एक स्वस्थ मॉर्फोलॉजी वाला शुक्राणु होता है, यानी जीवित अच्छी गतिशीलता वाले शुक्राणु को महिला के एक अंडे में एक पिपेट के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। तो ये पुरुष ICSI प्रक्रिया के माध्यम से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वो पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 0 है या 0 है, उनमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं। तो ये हम कुछ हार्मोन टेस्ट और टेस्टिकुलर बायोप्सी जिसे टीसे कहते हैं, इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि इनके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं। अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी में हमें शुक्राणु दिख रहे हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी ठीक है, वो जीवित हैं, तो यही शुक्राणु हम ICSI प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी में भी शुक्राणु नहीं दिख रहे तो ये पुरुषों को डोनर स्पर्म की सहायता से संतान प्राप्ति कराई जा सकती है। पुरुषों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि उनके लिए भी इस समस्या का हल है, यानी कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर नीतीश, आपसे मेरा सवाल है कि मैं अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि IVF तकनीक जो है वो हमारे लिए सबसे आखिर में है, मतलब जब कहीं से कुछ नहीं होगा तो इसको हम एक लास्ट ऑप्शन की तरह मान के चलेंगे। आपसे सवाल ये है कि क्या IVF के लिए कोई उम्र होती है इस तकनीक के लिए? जैसे कि डॉक्टर रामिया ने बताया कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ गई है, जो कि आज से करीबन 1 डिकेड पहले जो 10% हुआ करती थी, आज के डेट में वो करीबन 13 से 14% हो गई। मतलब हर 8 परिवार में से 1 परिवार नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में। जहां तक IVF की एज की बात करी जाए, वे महिलाएं जिनकी एज 23 साल से 50 साल तक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो IVF टेक्निक के लिए जा सकती हैं। दूसरा, ये काफी कॉमन हमको सुनने को मिलता है कपल से कि सब तरह के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा लिया और कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि IVF एक लास्ट ऑप्शन है कि भाई कुछ नहीं हुआ तो IVF से तो कंसीव हो ही जाएगा। बट जैसे कि सबको पता है कि औरत की जो उम्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औरत की उम्र के साथ उसके अंडे की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। अब मान लीजिए किसी महिला को 25 साल की उम्र में ये पता चला कि मुझे इनफर्टिलिटी है और वो गलत ट्रीटमेंट में चली गई और उसकी मान लीजिए उम्र 35, 36 या 37 साल हो गई, उस समय हो सकता है कि उसको IVF टेक्निक से भी कंसीव करने में दिक्कत आए। तो हमारी हर पेशेंट को या हर मरीज को यही सलाह होती है कि अगर आप 2 से 3 साल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा चुके हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो IVF एक बेहतर विकल्प है जिसकी प्रेगनेंसी या जो सक्सेस रेट्स है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। तो आप बेझिझक होकर बिना समय बर्बाद करे IVF प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं। तो IVF तकनीक को लास्ट ऑप्शन ना माने, सबसे बेस्ट ऑप्शन मान के ही आगे चले। हमारे साथ दिल्ली से रिचा जुड़ गई है हमारी कॉलर। रिचा, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने सुना है IVF में बच्चे मशीन में बनते हैं,
और ये नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, क्या ऐसा सही में होता है? जी हाँ ऋचा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या फिर मिथ है सोसाइटी के अंदर कि जो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी वाले जो बच्चे होते हैं ये पूरे 9 महीने टेस्ट ट्यूब में ही पलते हैं। आईवीएफ हमारी सिर्फ एक टेक्निक है, सिर्फ एक एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा हम एक अंडे को एक शुक्राणु से मिलाकर लैब में एम्ब्रियो रेडी करते हैं। 3 से लेकर 5 है बच्चे बनाने की। उसके बाद में हम जब 5वें दिन या 3रे दिन भ्रूण को हम लोग गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। जो दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी जिसका कि हमने बताया था लुईस ब्राउन, या भारत की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी हर्षा चावला, इनको भी आज नेचुरल बच्चे हो चुके हैं। दुनिया भर में लगभग 50 लाख बच्चे आज आईवीएफ के थ्रू हो चुके हैं। तो ये सब चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि ये बच्चे भी पूरी तरीके से नॉर्मल हैं। और आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि वो बच्चे जो उनके हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा एक्टिव हैं। तो एक तरीके से बहुत ही सेफ टेक्निक है ये। और पहले जो हम लोग ये सोचा करते थे कि पता नहीं ये बच्चे कैसे होंगे, हम और आपकी तरह नॉर्मल होंगे कि नहीं, ये बच्चे पूरी तरीके से नॉर्मल ही होते हैं। पहले लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे ये भी बताने से कि हम लोग आईवीएफ का यूज करके हम लोग आईवीएफ टेक्निक के द्वारा हमको बच्चा हो रहा है। इस चीज में लोगों को हिचक होती थी दूसरे को बताने में, बट इसको भी लेकर सोसाइटी में अब काफी एक्सेप्टेंस आ चुका है। लोग आगे बढ़ के सही टाइम पर आकर के इस टेक्निक का यूज करके और संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। रिचा, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर रामिया ने बताया कि एडवांस तकनीक है। तो डॉक्टर नवीना, ऐसे में सवाल ये जाहिर सी बात है तमाम दर्शकों के मन में उठ रहा होगा कि आईवीएफ जो है एक बहुत ही एडवांस तकनीक है, बहुत महंगी तकनीक होगी। तो क्या ये वाकई में सही है कि आईवीएफ एडवांस और महंगी तकनीक है, और अप्रॉक्स कितना खर्चा इसमें आता होगा? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ एक बहुत अब महंगी तकनीक रह गई है। हाँ, आज से 5-6 साल पहले आईवीएफ को एक कॉस्टली ट्रीटमेंट माना जाता था, जब इसका खर्चा अंदाजन 2.5 से 3 लाख रुपए एक साइकिल का हो जाता था। लेकिन उसका एक कारण था कि पहले जो डॉक्टर्स आईवीएफ के ट्रीटमेंट देते थे वो बहुत कम थे। सेंटर्स जहां पे आईवीएफ की ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध थी वो बहुत कम थे। लेकिन आज जैसे जैसे समय आगे गया है, नई टेक्निक्स आई हैं, लोगों को आईवीएफ के टेक्निक के बारे में जानकारी काफी बढ़ी है। बहुत सेंटर्स खुल गए हैं जहां पे ये आईवीएफ के ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। बहुत डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट को आसानी से लोगों को दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कॉस्ट में पहले से काफी इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन आज भी लोगों को आईवीएफ की कॉस्ट को लेके उनके मन में एक विचार रहता है, एक भ्रम रहता है कि ये बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। और आईवीएफ के भले ही तकनीक की जानकारी को लेके लोगों को काफी मतलब ज्ञान है या बढ़ गया है, लेकिन आज भी कॉस्ट को लेके इनकी अगर जो जानकारी है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लोग सही समय पे इस तकनीक का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो अगर मैं आईवीएफ की कॉस्ट को आपको एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो इसकी कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा होता है हॉस्पिटल का खर्चा या प्रोसीजर या डॉक्टर की फीस, जो अंदाजन 25,000 होती है। और दूसरा जो मेन खर्चा होता है वो है हार्मोन इंजेक्शंस का खर्चा, जो अंदाजन 70 से 80,000 का होता है। मोटा मोटी अगर मैं इन दोनों खर्चों को साथ में मिलाऊं तो 1 से 1.5 लाख के बीच में एक आईवीएफ साइकिल आज के समय में हो रही है। और जैसे जैसे आज आईवीएफ की फील्ड में नई टेक्निक्स आ रही हैं और भी नए इसमें रिसर्च हो रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे भी जाकर इस आईवीएफ की कॉस्ट में और घटाव आएगी, हार्मोन के इंजेक्शंस के कॉस्ट में और घटाव आएगा। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो आईवीएफ के प्रोसीजर को महंगा समझ के इनसे दूर भाग रहे हैं और अपने समय और पैसा छोटी छोटे प्रोसीजर्स में व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो सही समय पे यही पैसा सही तकनीक में इस्तेमाल करें तो उन्हें एक स्वस्थ हेल्दी प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। तो आईवीएफ वो तकनीक है जो हमारे दर्शकों के बजट में आ जाएगी। डॉक्टर नीतीश, अक्सर कपल्स के मन में एक सवाल रहता है कि आईवीएफ में अंडा, शुक्राणु और भ्रूण जो होता है वो उनके लिए ही लिया जाता है और उनका ही लिया जाता है। तो ऐसे में आप बताएं कि एम्ब्रियोलॉजी लैब में अंडा, शुक्राणु और भ्रूण का कैसे ध्यान रखा जाता है? ये जो प्रश्न है या ये जो शंका है वो अक्सर कपल्स नहीं उनके पेरेंट्स के दिमाग में ज्यादा पाई जाती है। और अक्सर कपल्स इससे दूर हटते हैं और बोलते हैं कि
या उनके परिवार वाले उनको आईवीएफ टेक्निक के लिए मना करते हैं कि मत जाओ इसमें, किसी और का अंडा हो सकता है, किसी और का शुक्राणु हो सकता है। पर आपके शो के जरिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है उसके अंदर स्पेशल प्रिकॉशन रखे जाते हैं कि किसी भी पुरुष या किसी भी महिला का अंडा किसी और कपल से मिक्स ना हो। सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं थर्ड ऑब्जर्वर टेक्निक, मतलब जो भी काम हो रहा है वो एक तीसरा आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये चीज सुनिश्चित कर रहा है कि जिसका अंडा है उसी का शुक्राणु है, ताकि मिक्सिंग के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, जितना भी वहां पर टेस्ट ट्यूब्स यूज होती है, जितनी भी वहां पर डिशेज यूज होती है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है, उसमें प्रॉपर लेबलिंग होती है, उस पेशेंट का नंबर होता है, उस पेशेंट का नाम होता है, उसके हस्बैंड का नाम होता है, उसका सरनेम होता है। तो जो मिक्सिंग के चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं। तो किसी भी कपल को ये डरने की जरूरत नहीं है कि लैब में कहीं किसी और का स्पर्म यूज हो रहा है या किसी और का अंडा यूज हो रहा है या उनके अंडे और उनके शुक्राणु यूज नहीं हो रहे। ये शंका मन से निकाल दें और आप आईवीएफ टेक्निक के लिए जाएं। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हम तक और हमारे दर्शकों तक ये बहुत ही अहम बारीक जानकारी पहुंचाने के लिए, और तमाम कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल किया और अपनी समस्या का समाधान जाना। वैसे आपको बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कभी भी कॉल करके अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, हम आपको उस समस्या का समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।